मेरा मानना है कि किसी भी काम को करने का जो इनिशिएटिव है वो खुद से ही आना चाहिए। मेरा मानना है कि ऐसे बच्चे बहुत ही कम होते होंगे जिनको अर्ली इन द लाइफ ही पता रहे कि उनको क्या करना है। जी सर। करियर काउंसलिंग वाली जो फेज है वो 8th to 10th के बीच में रहना बहुत जरूरी है। आपकी बात सही है कि सही टाइम से अगर पता लग जाएगा तो आदमी ज़्यादा बेटर कर पाएगा। बचपन में पूरी बचपन वाली फील आती है। डिसीजन लेना अच्छी बात है, बट 8th स्टैंडर्ड के लेवल पे तो जो उसकी रेगुलर स्टडीज़ है उसी को ही कंटिन्यू रखें। 10th के बाद कोई ऐसा फील्ड सेलेक्ट करें जिससे एक बार उसका कैरियर थोड़ा सा सेट। इंडिया को दो लोग चला रहे हैं, एक सिलेक्टेड लोग और एक इलेक्टेड लोग। क्या लगता है सर, पावर ज़्यादा किस में? पावर तो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन में है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले बहुत 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 धन्यवाद आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, आशीर्वाद के लिए। अभी तक के एपिसोड्स पर जो लाइक्स और कमेंट्स आए हैं उन्हें पढ़कर आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल। आज का एपिसोड है एक ऐसे इंसान के नाम जो सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर ही नहीं बल्कि आईएएस बनने से पहले एक एमएस सर्जन भी रह चुके हैं। इनकी जर्नी एक इंस्पिरेशन है, एक डॉक्टर से एक एडमिनिस्ट्रेटर तक का जो सफ़र जो सिर्फ डिटर्मिनेशन और पैशन से मुमकिन हुआ। हमारे साथ हैं बांसवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर इंद्रजीत सिंह यादव, जिनसे हमने एक डीप कॉन्वर्सेशन करी उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, उनकी सिंप्लिसिटी, कूल हेडेड अप्रोच और एक इंस्पायरिंग माइंडसेट के बारे में। और गेस व्हाट, हमने उनका एक नया नाम भी रखा है, मिस्टर DIY, मिस्टर डू इट योरसेल्फ। ये नाम कैसे बना और उन्होंने यूपीएससी एस्पिरेंट्स और यूथ के लिए क्या वैल्यूएबल एडवाइसेस दी, ये सब है इस एपिसोड में आपके लिए। आई होप आप इस एपिसोड को भी बाकी एपिसोड्स की तरह पूरा कंज्यूम करेंगे। हेलो सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू प्रणय, एकदम बढ़िया। सर कैसा लग रहा है बांसवाड़ा? बांसवाड़ा लगभग 1 साल हो गया मुझे। आई थिंक राजस्थान में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस कहूँगा। और राजस्थान की जिस प्रकार की इमेज रहती है डेजर्ट और उस टाइप की, उससे बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट है यहाँ पर। सर मैं कुछ रिसर्च आपके बारे में करा था, तब मैंने देखा कि ये मेरा पर्सनल डेरिवेशन है कि डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव, DIY, डू इट योरसेल्फ। ये आपके एटीट्यूड में मुझे काफ़ी कुछ दिखता है कि आप हर चीज़ में एकदम इनग्रॉस हो जाते हो और आप ये नहीं वेट करते हुए कोई आ रहा है कोई क्या। तो ये एटीट्यूड कैसे आया? मैंने कभी सोचा नहीं कि आप जो बता रहे हो DIY, फर्स्ट टाइम आपसे ही सुना है। बट मेरा मानना है कि किसी भी काम को करने का जो इनिशिएटिव है वो खुद से ही आना चाहिए। अगर कोई दूसरा आपको कहता है कि आप ये काम करो, इस काम को वैसे करो, तो आई डोंट थिंक कि उसमें आदमी का खुद का उतना डेडिकेशन, उतना आउटपुट आ पाता है। कोई भी आदमी हो, सेल्फ इनिशिएटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट है। सर तो यूपीएससी IAS वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, क्या लगता है सर उसमें वर यू जस्ट लकी इनफ और बहुत ज़्यादा टफ है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोनों चीज़ें ही इम्पोर्टेंट हैं। आदमी की मेहनत तो ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, बट ये लक और आपके पेरेंट्स है, लाइफ पार्टनर है, उनका सपोर्ट भी उतना ही आई थिंक रेलेवेंट और उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो दोनों चीज़ें मैं मानूंगा, खुद का हार्डवर्क, डेडिकेशन और साथ में पेरेंटल सपोर्ट, लाइफ पार्टनर का सपोर्ट और लक वाला जो एलिमेंट है ऑब्वियसली दैट इज ऑलवेज देयर। इंडिया में कहा जाता है सर कि डॉक्टर है ना, जो आप ऑलरेडी सर्जन बन चुके थे, कई लोगों का ये सपना होता है उस पोजीशन पे पहुंचना, और खासकर इंडिया जैसी जगह जहां डॉक्टर भगवान का दर्जा दिया जाता है। वहीं हम देखें तो DM यानी कलेक्टर जो पब्लिक सर्वेंट होता है, सर्वेंट यानी सेवक, तो सर भगवान का दर्जा छोड़ के सेवक के दर्जे पे आने का क्या रीज़न हो सकता है? दोनों ही पब्लिक सर्विस है, मेडिकल प्रोफेशन भी पब्लिक सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस
जैसे आईएएस, ये भी पब्लिक सर्विस है। दोनों का फील्ड थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों में आप जो काम करते हो उसका स्कोप थोड़ा सा डिफरेंट है। जहाँ तक फील्ड शिफ्ट करने की बात है तो नॉर्मली लोग यूजी के दौरान या इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन डिसाइड करते हैं, बट मुझे लगा कि पीजी कर लेनी चाहिए टू बी ऑन सेफर साइड, पहली बात। और दूसरा, उस टाइम तक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी। एक बार दिमाग में ज़रूर आया था इंटर्नशिप के दौरान कि हाँ सिविल सर्विस के लिए तैयारी करनी चाहिए, बट उस टाइम थोड़ा सा डर वाला फैक्टर भी था, टू बी फ्रैंक। मुझे लगा कि पहले एक जो सेफ ऑप्शन है उसको पूरा क्लियर कर ले और उसके बाद फिर तैयारी करें। और जैसा आप लक की बात कर रहे थे, बाय लक या बाय चांस, ड्यूरिंग पीजी जो मेरे इमीडिएट जूनियर था उसका भी इंटरेस्ट था सिविल सर्विस में जाने का, तो हम दो लोग मिल गए। इसके अलावा कॉलेज के सीनियर थे जिन्होंने इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन एग्ज़ाम दिया था, ही गॉट सेलेक्टेड। तो सारे फैक्टर्स ने कहीं ना कहीं काम किया, तो पीजी भी हो गई और उसके बाद सिलेक्शन भी हो गया इस तरह। सर हरियाणा से आप आते हैं हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो हरियाणा से रिलेटेड दो शब्द मेरे माइंड में आते हैं, वो है साहस और शौर्य। हरियाणा की जब बात करते हैं तो 3-4 प्रोफेशन मुख्यतः अपने दिमाग में आ जाते हैं, जैसे पुलिस हो गई, आर्मी हो गया और पहलवानी हो गई। स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव इन तीनों फील्ड में क्यों नहीं है? ऐसी बात नहीं है। लीग से अलग हटके डॉक्टरी करना और फिर उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि चाहे मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, और इवन जैसे आपका एसएससी का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम, हरियाणा में इन सभी के लिए क्रेज़ है। हाँ, ट्रेडिशनली अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स वाले फील्ड में भी हरियाणा काफ़ी एडवांस्ड है। जिसका जैसा इंटरेस्ट है सारी ऑप्शंस मिलती है वहाँ पे। स्कूल टाइम में हमारे कुछ फ्रेंड हैं, आज की डेट में एक दोस्त है, नाम ध्यान नहीं आ रहा, काफ़ी अच्छा बॉडी बिल्डर है, अच्छा। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है वो। एक सीनियर है जो हमसे एक साल ही सीनियर था, अभी आई थिंक नेवी में है, काफ़ी सीनियर पोस्ट पे। तो सारे फील्ड्स की ऑप्शन है हरियाणा में, और मेरा मानना है कि इस मामले में हम लकी रहे कि हमें चूज़ करने का मौका मिला कि आपको कहाँ जाना है। क्योंकि साइंस का काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है वहाँ पे। तो 10th के बाद एज पर इंटरेस्ट बच्चे साइंस में भी जाते हैं, कॉमर्स के फील्ड में भी जाते हैं। आप पुलिस की बात कर रहे थे, पुलिस और आर्मी, इसका थोड़ा क्रेज ज़्यादा है। क्रेज है वहाँ। जैसे तो जैसे हर स्टेट का अपना एक चार्म होता है सर। जैसे अगर हम पंजाब की बात करेंगे तो उसमें आइल्स और कनाडा जाना मतलब एक बहुत प्रचलित चीज़ है। जैसे हरियाणा में ये चीज़ थी। तो सर बचपन कैसा रहा आपका? बचपन सभी बच्चों का रहता है जैसे। मेरा बैकग्राउंड है, रूरल बैकग्राउंड है। सिटी से 5-6 किलोमीटर दूर हमारा गांव पड़ता है। छुट्टियों में आज से अगर कंपेयर करके बताए तो मेरा मानना है कि उस टाइम थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम हुआ करती थी। पेरेंट्स भी बच्चों को उतना ज़्यादा नहीं कहते थे कि अभी ये करो, अभी वो करो, ट्यूशन पे जाओ, स्पोर्ट्स एकेडमी जैसे आजकल बचपन से ज्वाइन करवा देते हैं, किसी को म्यूजिक ज्वाइन करवा देते हैं। तो उस टाइम बचपन में पूरी बचपन वाली फील आती थी। गर्मी के टाइम है, दोपहर है, 12-1 बज रहे हैं, भयंकर धूप है, लू चल रही है, तो भी बच्चे बाहर घूमने चले जाते थे, हम भी जाते थे बाहर घूमने। तो मेरा मानना है कि बचपन को जिस तरीके से फ्री माइंड के साथ एंजॉय करना चाहिए उस तरीके से हमने एंजॉय किया। बचपन की कोई शरारतें जो आपको याद हो? शरारतें तो सभी करते ही हैं बचपन में। कोई स्पेसिफिक एक छोटी सी घटना याद है। अ, बरसात के दौरान जो अपने गाय भैंस वगैरह पालते हैं उनको चारागाह में चरने के लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही एक दिन दिमाग में आया, तो भैंस का छोटा बच्चा होता है जो इसकी सवारी करके देखते हैं। एक दोस्त था, काफी शैतान था, हाँ। तो बैठ गए। तो शुरुआत में तो काफी अच्छे से चलाया उसने। अब जानवर है, उसके दिमाग में मस्ती आ गई,
दौड़ने लग गया। कोई ऐसा तो था नहीं पकड़ने का हो या कुछ नकेल हो, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके उसे कूद के नीचे गिरे। घर वालों को पता लगा, फिर उसके बाद तो जो होता है पता ही है आपको। ट्रीटमेंट मिला सर आपको फिर? तो सर ये एजुकेशन के प्रति या पढ़ाई के प्रति क्या बचपन से ही सीरियस थे, या एक टाइम बाद ऐसी अवेयरनेस आई कि नहीं यार मुझे लाइफ में कुछ बनना है? मैं जैसा बता रहा था कि तो पढ़ाई का एनवायरनमेंट हमारे घर में ठीक था, पर ऐसा फोर्सफुल एनवायरनमेंट भी नहीं था कि आप पहली दूसरी क्लास में हो, घर पे आते ही आपको कह रहे हैं कि होमवर्क करो, फिर ट्यूशन में भेज रहे हैं। इस टाइप का नहीं था भाई, आपको जितना पढ़ना चाहिए उतना आप पढ़िए फ्री माइंड से। हाँ, स्पेशली 8th 9th ऑनवर्ड, तब जाके मुझे लगता है कि उस लेवल पे जाके जो सीरियसनेस होनी चाहिए वो सही टाइम पे सीरियसनेस आ गई थी। और पेरेंट्स ने भी उसी टाइम ही कहा कि हाँ अब इससे आगे तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, पढ़ाई के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस देना चाहिए। तो बैलेंस की जो आपसे बात कर रहा था, जब पढ़ने का टाइम स्टार्ट हुआ एक्चुअल में, तब से पढ़ाई की। उससे पहले जैसे एक बचपन बिताना चाहिए, बचपन बिताया। सर तो पेरेंटल एजुकेशन क्वालिफिकेशन या पेरेंटल ऑक्यूपेशन क्या रहा है? फादर मेरे ग्रेजुएट हैं और गवर्नमेंट सर्विस में थे, नाउ ही इज रिटायर्ड। मदर हाउस वाइफ है। तो उस टाइम के हिसाब से ग्रामीण परिवेश को देखते हुए मेरे फादर की क्वालिफिकेशन आई थिंक दैट वाज क्वाइट गुड। और आपके ग्रैंडफादर? वो ग्रैंडफादर तो फार्मिंग का ही काम था, अच्छा, प्रोफेसर। तो ये कहना सही होगा कि आपके फादर के जनरेशन में जो चेंज आया, या आपके फादर वो अकेले इंसान थे जिन्होंने वो एक पिवट बने या वो पोजीशन चेंज करी? हर कहते हैं हर जनरेशन में एक मौका ऐसा मिलता है जो उस किसी नेक्स्ट जनरेशन को अलग ही दिशा में ले जाता है। तो क्या वो आपके फादर आपकी लाइफ में उतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? मेरी फैमिली के मामले में तो मैं यही मानूंगा कि एजुकेशन पे जो सबसे पहले फोकस जिनका रहा, आई थिंक मेरे फादर ही रहे। उन्होंने ही हमें जो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस होती है उसके बारे में बताया। और आई थिंक आज जिस पोजीशन पे है उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है इसमें। भाई बहन कितने होंगे सर आपके? एक बड़ा भाई है और छोटी सिस्टर। और क्या करते हैं वो लोग? भाई कॉरपोरेट सेक्टर में है, वो भी काफ़ी वेल क्वालिफाइड है। आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया था, देन आईएम अहमदाबाद से एमबीए पास आउट किया। सिस्टर एमएससी किया हुआ है और ही इज़ हाउस वाइफ। एजुकेशन सेक्टर से वॉलंटियर बेसिस पे शी इज़ कनेक्टेड। तो आप दोनों ब्रदर्स में ज्यादा टैलेंटेड किसे किसे कहा जा सकता है? मैं तो मेरे भाई को मानता हूँ क्योंकि पढ़ने के अगर नंबर ऑफ आवर्स की बात करें तो मेरे से ज़्यादा ही पढ़ता था। देन क्रिएटिविटी की अगर बात करें, नया इनिशिएटिव लेने की बात करें, तो आज की डेट में भी मेरे से ज़्यादा ही है उसमें। कोई भी नया काम करने का जो इनिशिएटिव लेने का और रिस्क लेने की जो टेंडेंसी होती है, इसी वजह से आज की डेट में इज़ क्वाइट वेल सेटल्ड इन कॉर्पोरेट सेक्टर। और पेरेंट्स भी उसी को दिखा के कहते थे कि कम से कम इसके जितना तो पढ़ा कर। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन का रीजन यही था, कई बार जो घर में बड़े सिबलिंग्स होते हैं, बड़े भाई बहन होते हैं, वो हमारे लिए एग्जाम्पल बन के रह जाते हैं। रिसेंटली मेरे कुछ कजिन्स हैं, उनमें एक जो सबसे बड़ा बेटा है, एक जॉइंट फैमिली है उसमें, वो उसने आईआईटी क्रैक किया, तो उसके नीचे जितने भी हैं उन सब पे प्रेशर आ गया कि हमें भी आईआईटी क्रैक करना है। आईआईटी क्रैक करने के बाद वो करंटली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उनको भी माइंड बैक ऑफ द माइंड शायद पता है कि मुझे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सर उस बड़े बच्चे पे जो सबसे आगे लीड कर रहा है, उस पे कितना प्रेशर रहता होगा कि मेरे पीछे चार और है, अगर मैं फेल हो गया तो इनका क्या होगा? अब देखो वो तो बड़ा भाई बता सकता है कि उसके ऊपर एक्चुअल में कितना प्रेशर था। बट उसने हमेशा सपोर्ट ही किया। कई बार होता है ना कि सिबलिंग राइवलरी, सो कॉल्ड लोग कहते हैं हम्म। कि मैं ज़्यादा एक्सेल करूं और दूसरे को बताऊं नहीं। बट
स्टार्टिंग से ही, जैसा मैं आपको कह रहा था कि 8th 9th ऑनवर्ड पढ़ाई को लेकर सीरियस हुए थे। हर चीज़ में वो गाइड ही करता था कि भाई ये चीज़ कैसे पढ़ रही है, इसको कैसे पढ़ना है। 10th ऑनवर्ड उसने नॉन मेडिकल फील्ड ले लिया था, मैंने मेडिकल फील्ड ले लिया था, बट स्टिल जो कॉमन सब्जेक्ट है लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री, उसमें भी हमेशा बताता था कि भाई तुम्हें किस तरीके से पढ़ना है। तो बात सही है आपकी। आई थिंक बड़ा होने के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते होंगे। जिम्मेदारी और प्रेशर बहुत होता है सर। हमारे इस पॉडकास्ट का जो बेसिक थीम है सर, वो ये एक्सप्लोर करना है कि बचपन में अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि बड़े होके क्या बनना है, तो शायद 10 में से 9 लोग यही बोलते हैं कि बड़े होके मुझे कलेक्टर बनना है, और सेकंड पॉपुलर जवाब है एस्ट्रोनॉट बनना है। और हमने ये देखा है कि वो सपने 8th और 9th स्टैंडर्ड तक आते आते कहीं गुम हो जाते हैं। हमारी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि 2 कारणों की वजह से लोग अपने करियर चॉइसेस बनाते हैं। या तो वो पढ़ाई में कितने अच्छे हैं, जो मेजर फैक्टर होता है। सेकेंडली, उनके आसपास के दोस्त, उनके ग्रुप, उनकी कंपनी क्या कर रही है, उस पर भी लोग अपने अपने करियर डिसाइड करते हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि जो मेन स्ट्रीम कोर्सेज हैं, डॉक्टर, सीए, इंजीनियरिंग, जो हर कोई कर रहा है लगभग, और शायद वो करने के बाद अपने आप से क्वेश्चन करता है कि मुझे अब करना क्या है। तो इंडिया में डॉक्टर, सीए, इंजीनियरिंग शायद बेसिक एजुकेशन बन चुकी है। उसके प्राइम एग्जाम्पल आप हो कि डॉक्टर बनने के बाद आपको शायद आपकी एक इनर कॉलिंग आई, आपने कहा कि नहीं यार मुझे देश की सेवा करनी है, या यूपीएससी मुझे करना है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर किसी बच्चे को या किसी यूथ को शायद डे 1 पे ही अगर उसे रास्ता क्लियर हो जाए, पता चल जाए कि उसका कॉलिंग क्या है, तो शायद उसकी तैयारी वो पहले से कर पाए और बेटर कर पाए। और दूसरा मोटिव हमारे इस पॉडकास्ट से रिलेटेड ये है कि हम जिन प्रशासनिक पोस्ट को देखते हैं, उसकी पॉजिटिव चीज़ें तो हमें दिखती हैं, उसके पर्क्स, उसके प्रिविलेजेस तो हमें दिखते हैं। जैसे कलेक्टर सर हैं तो उन्हें एक लाल बत्ती गाड़ी मिलेगी, रुतबा मिलेगा, अटेंशन मिलेगी। लेकिन उसके पीयर प्रेशर क्या क्या है, उनकी उन पे बर्डन्स क्या क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, क्या वो वर्थ है इतनी पावर मिलने के, या बहुत डिफिकल्ट है उस चीज़ को। तो उसका वो जो पहलू है, वो भी हम चाहते हैं कि यंग लोगों को दिखे, ताकि करियर चॉइसेस के टाइम पे उसकी नेगेटिव चीज़ें भी उन्हें दिखें या पीयर प्रेशर्स भी मालूम हो, और फिर वो एक करियर चॉइस बनाए। जनरली पेरेंट्स के प्रेशर में या आसपास की सोसाइटी प्रेशर में हम कई बार ऐसी डिसीजन ले लेते हैं जो हमें उनका एंड पता नहीं होता। उसका ब्राइटर साइड दिखती है लेकिन डार्क साइड नहीं दिखती। तो आप लोगों के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि उनको डार्क रियलिटीज, जो रियल चीज़ें हैं, वो भी मालूम पड़े। एक एवरेज 24 आवर्स एक कलेक्टर सर का कैसा होता है, वो उन्हें मालूम पड़े। तो आपका क्वेश्चन वैसे काफ़ी लंबा था। अगर मेरे को एग्जैक्टली याद है तो आपका पहला सवाल ये था कि कैरियर चॉइस स्टार्टिंग से ही आदमी को पता रहे तो ज़्यादा बेटर करेगा। सही बात है। और मेरा मानना है कि ऐसे बच्चे बहुत ही कम होते होंगे जिनको अर्ली इन द लाइफ ही पता रहे कि उनको क्या करना है। ज़्यादातर लोग ओवर द टाइम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाके फिर फाइनली कुछ डिसाइड करते हैं कि हाँ इस एरिया में हमें काम करना चाहिए। उसमें मेरा मानना है कि ऐसा कोई गलत नहीं है। हिट एंड ट्रायल से ही पता लगता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट। सर वो बात ठीक है, लेकिन इस पे मैं एक उदाहरण सभी को देता हूँ कि मान लीजिए मुझे यहाँ से जयपुर जाना है, लेकिन अगर मैं उदयपुर की बस में बैठूंगा और उदयपुर जाके मैं रियलाइज करूंगा कि नहीं मुझे जयपुर जाना है, मैं जयपुर तभी पहुंच जाऊंगा। लेकिन सर हो सकता है कि मेरा सफ़र लंबा हो, मैं बीच में थक जाऊं, और शायद मेरा मन बदल जाए। तो अगर किसी इंसान को जयपुर जाना है और वो जयपुर की बस में बैठेगा, तो मुझे लगता है कि वो जल्दी भी पहुंचेगा और थोड़ा आसानी से भी पहुंचेगा। तो आप लोगों के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाए कि जयपुर जाके मुझे क्या दिखने वाला है। क्या मैं वहाँ जाके मज़े ही मज़े हैं, या उसके पीछे स्ट्रगल भी है और वहाँ जाके मुझे बहुत चीज़ें फेस भी करनी पड़ेगी जिसके लिए मैं शायद प्रिपेयर्ड हूँ या नहीं प्रिपेयर्ड। अरे अब जो क्वेश्चन है कि कैरियर चॉइस किस लेवल पे होनी चाहिए, जी सर। आई थिंक 8th क्लास ऑनवर्ड्स थोड़ी सी क्लैरिटी आ जानी चाहिए। उससे पहले बच्चे को सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने दें। एजुकेशन, म्यूज़िक, साइंस, स्पोर्ट्स। क्योंकि आप एक्सप्लोर नहीं करने दोगे तो पता नहीं लग पाएगा। ठीक बात है। हालांकि आज की डेट में साइंटिफिक एडवांसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं।
स्टार्टिंग में ही काफ़ी लोग बच्चों का प्रॉपर एनालिसिस करवा के कि हाँ ये किस सेक्टर में जा सकता है, किस फील्ड में जा सकता है, वो भी आइडेंटिफाई करवा लेते हैं। बट एटलीस्ट 7th 8th के बाद एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए, क्योंकि Correct. उसके बाद आपके पास टाइम कम है। 10th के बाद जाके आपको कोई ना कोई फील्ड चूज करना पड़ेगा। ठीक बात। आपको साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, कि आर्ट्स में जाना है, या फिर किसी और फील्ड में जाना है। और इसके अंदर पेरेंट्स के साथ साथ जो टीचर्स हैं उनका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। इसीलिए जो कैरियर काउंसलिंग वाली जो फेज है वो 8th to 10th के बीच में रहना बहुत ज़रूरी है। आपकी बात सही है कि सही टाइम से अगर पता लग जाएगा तो आदमी ज़्यादा बेटर कर पाएगा। फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग आजकल क्या करते हैं कि 12th करने के बाद फिर 1 साल ड्रॉप करके फिर पीएमटी का या फिर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देते हैं। पहले मेरा मानना ऐसी कल्चर नहीं थी। जी बिल्कुल नहीं। पहले अगर आप 11th में आए, आपके पास मेडिकल है, तो तभी से तैयारी स्टार्ट कर देते थे। बिल्कुल। और इमीडिएटली आफ्टर 12th आप एग्ज़ाम दे देते थे, सिलेक्शन हुआ वेल एंड गुड, नहीं हुआ तब ड्रॉप करने की सोचते थे। तो राइट टाइम पे कैरियर चॉइस बनाना ज़रूरी है, नहीं तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा। और जो फ्रस्ट्रेशन आती है टाइम वेस्ट होने पे, जिसकी वजह से काफ़ी जी सर। घटनाएं दुर्घटनाएं हो जाती है, वो भी एक रीज़न है सही टाइम पे चॉइस नहीं करने का। सर तो एक बच्चे को, क्योंकि आपके पास इतना अनुभव है, एक बच्चे को अपनी स्किल या अपनी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, जिसको कहते हैं हम स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, एक बच्चा अपने स्किल को कैसे आइडेंटिफाई करे कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए? मैं खुद का एग्जांपल देना चाहूँगा, हालांकि नॉट द बेस्ट एग्जांपल। सर ऑफ कोर्स इट इज द जैसे बेस्ट एग्जांपल। 7th आई थिंक 6th क्लास की बात होगी, तब तक शायद हिंदी मीडियम था। फिर 1 साल के लिए इंग्लिश मीडियम पे स्विच किया, फिर उसके बाद 8th में हिंदी मीडियम चूज़ कर लिया, देन 9th ऑनवर्ड इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई रखी। 10th के बाद 2 ऑप्शन थी, साइंस में भी मेडिकल या नॉन मेडिकल। शुरुआत में मैंने मेडिकल लिया, 2 महीने बाद उसमें मैथ्स भी ऐड कर दिया। 12th में जाने के बाद आई थिंक सितंबर के आसपास वो मैथ्स छोड़ के सिर्फ बायो बायो पे रखी। फोकस किया। तो एक कन्फ्यूजन हमेशा रहता है। हाँ, बैक ऑफ द माइंड में मेरे जरूर था कि मेन जो मेरी चीज़ रहेगी वो बायो रहेगी, बट किसी ने बताया कि मेडिकल की सीटें कम होती है, हो सकता है सिलेक्शन ना हो। सर इंपॉर्टेंट फैक्टर क्वेश्चन, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इसमें ये है कि ये जो भी डिसीजन थे, चाहे मैथ्स लेना या मैथ्स ड्रॉप करना, क्या वो इंडिविजुअल डिसीजन रहे या इन्फ्लुएंस थे किसी दोस्त से या घर वालों से? हमारे टीचर का भी थोड़ा इन्फ्लुएंस था। मेरे मैथ्स के जो 10th में टीचर थे, उन्होंने कहा कि बेटा अच्छी बात है, तुम मेडिकल में भी क्रैक कर जाओगे, लेकिन नॉन मेडिकल भी तुम साथ रख के चला सकते हो इन केस। फादरली एडवाइस थी उनकी, इन केस अगर मेडिकल में नहीं होता तो इंजीनियरिंग में होना ईजी रहता है। तो इन्फ्लुएंस तो हमेशा रहता है, चाहे आदमी कहे कि डिसीजन मेरा था, बट खुद का डिसीजन मेरा मानने कभी नहीं होता। एनवायरमेंटल बेस्ड ऑन द फीडबैक हमेशा आपके रहते हैं। तो कंफ्यूजन तो था, बट बैक ऑफ द माइंड में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी था कि हाँ मैं मेडिकल ही लेना चाहता हूँ और मेडिकल में मैं क्लियर कर लूँगा। बट ये जो क्लैरिटी है ये लगभग 10th के आसपास आ गई थी। तो इसीलिए मैंने जैसा आपको पहले बताया कि ये जो क्लैरिटी है 8th ऑनवर्ड नहीं, अगर 8वीं में भी नहीं आए तो 9th या 10th तक तो आ जानी चाहिए बच्चे के अंदर। सर तो जब भी वो क्लैरिटी आ गई और प्रिपरेशन के टाइम पे कभी आपको ऐसा लगा कि यार भाई मैंने भारी पंगा ले लिया, अब ये तो नहीं हो रहा है, या फिर शायद मैं मैथ्स के साथ ही रहता तो सेफर ऑप्शन रहता? वो स्टूडेंट लाइफ में एक वो जो टिप्सी टर्वी वाला जो एक चीज होता है जिसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है, उस कंफ्यूजन से कैसे लड़ाई करी आपने? अच्छा, इस चीज़ को लेके तो मुझे कभी नहीं लगा कि सिलेक्शन नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंस तो था कि अच्छे नहीं तो मीडियम कैटेगरी के मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा, बट किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। सर क्या रैंक आई थी आपकी एआईपीएफटी में? ऑल इंडिया पीएमटी में मेरी 25th रैंक। 25th जी। ऑल इंडिया? और उसके बाद भी आपने मेडिकल फील्ड को छोड़ के आप
यूपीएससी में गए, तो क्या क्या मोटिवेशन रहा होगा सर उसके पीछे? मोटिवेशन, मल्टीपल एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, एक जैसे मैंने सीनियर के बारे में बताया, दूसरा कि ये सब जो चीज़ें होती है ना, बत्ती वाली गाड़ी, हमारा कॉलेज दिल्ली में था, बाहर घूमने जाते तो गाड़ियाँ दिखती थी, वो चार्म रहता है वो भी एक। काम किस प्रकार का होता है इस फील्ड में, टू बी फ्रैंक मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि आईपीएस का काम तो सबको पता रहता है कि पुलिसिंग सही बात। में क्या होता है। डीसी का नाम जरूर सुना था, जैसे हमारे यहाँ पे आप कलेक्टर बोलते हो, हमारे स्टेट में डीसी बोलते हैं, डिप्टी कमिश्नर। अच्छा। स्कूल हम जाते थे तो डीसी का घर उसी सड़क पे ही पड़ता था, तो आते जाते देखते थे, लेकिन वो करता क्या है क्या नहीं करता ये नहीं पता था हमें बिल्कुल भी। बस एक जो बाहर से पैराफर्नेलिया होता है कि भाई उसके घर के बाहर 4 गार्ड खड़े हैं, कभी वो गाड़ी दिख गई बत्ती वाली, अब वो पता नहीं डीसी गाड़ी होती थी किसकी, कभी कभार दिख जाती थी जी। सिटी में घूमती हुई। तो एक्चुअल में जो जाने के लिए जो मोटिवेट किया, एक और फ्रेंड थे मेरे, अभी भी फ्रेंड है, अभी डायनिप्स में है, आई थिंक एसीपी है अभी दिल्ली पुलिस में। अच्छा। तो वो तैयारी करने के लिए आते थे हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में, तो उनसे दोस्ती हो गई, उनसे पूछा कि भाई क्या करते हो, फिर पूछा कैसे करते हो, उन्होंने कहा कि सर आप भी तैयारी शुरू कर दो। तो मैं और मेरा जूनियर बता रहा था, मैं हम दोनों ने तैयारी स्टार्ट कर दी, हम दोनों भी उसके साथ साथ बढ़ते गए, और बाय गॉड्स ग्रेस हम तीनों का ही सिलेक्शन हो गया। क्या बात। सर हाल ही में एक मूवी आई थी 12th फेल, देखी आपने? तो सुना है काफ़ी, वो देखी नहीं। सर आप जरूर देखिए उसे। मतलब इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है वो, इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है। जैसे आप कादीपुरी से बिलोंग करते हैं, वैसे एक छोटी जगह से एक लड़का होता है, और इत्तेफाक देखिए काफी मिलती जुलती स्टोरी है आपकी। उसे पता भी नहीं था कि उसे क्या बनना है। वो गया एक कोई बहुत जूनियर लेवल की एग्जाम देने, वो एग्जाम किसी कारण से कैंसिल हो गई। तो कैंसिल होके निराश होके आ रहा था, गांव से सेविंग लेके गया था, वो सेविंग भी उसकी चोरी हो जाती है। वो जैसे स्ट्रगल करके वापस घर आता है, घर जब आ रहा होता है तो किसी से उधार लेता है। उधार लेता है तो वो उससे पूछता है थैंक यू मैं आपके पैसे वापस दूंगा। बोले आप कहाँ जा रहे हो? बोले दिल्ली जा रहा हूँ। तो क्यों? बोले मैं बड़ा अफसर आईपीएस करने जा रहा हूँ। बोले आईपीएस क्या होता है? बोले जो तू एग्जाम देने आया था इससे बड़ा होता है, ऐसे लोग तो उसको सलाम करते हैं। तो बस क्योंकि उसने सुना है कि कोई बड़ी पोस्ट है और मुझे चाहिए, वो उसके पीछे लग जाता है। उसमें भी प्री और मेंस होता है, हर बार वो देता है, एग्जाम देता है। और बहुत बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी, मैं आपका स्पॉइल नहीं करूंगा उस स्टोरी कोई को। नहीं, आप कह रहे हो तो फिर एक बार इट इज अ देखनी ही मस्ट पड़ेगी। वॉच। छोटी जगहों से जो बच्चे आते हैं, स्पेशली अप कंट्री जगह हुई, कादीपुरी बहुत छोटी जगह है, बांसवाड़ा एक छोटी जगह है, उनमें ललक और जेस्ट तो बहुत होती है, लेकिन शायद प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एनवायरनमेंट, या प्रॉपर ऐसा इंसान जिसने एक्सपोजर नहीं लिया हो, या लिया हो वो कोई गाइडेंस नहीं मिल पाती, उस वजह से काफ़ी ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस हमसे मिस हो जाते हैं। आज तो सोशल मीडिया है, चलिए हम थोड़ा ठीक हो जाता है। तो ऐसे केस में अगर किसी बच्चे को आज अगर वो डिसाइड करता है कि 8th स्टैंडर्ड में कि मुझे डीएम बनना है, तो उसे क्या करना चाहिए? 8th स्टैंडर्ड में डिसीजन लेना अच्छी बात है, बट 8th स्टैंडर्ड के लेवल पे तो जो उसकी रेगुलर स्टडीज़ है उसी को ही कंटिन्यू रखे। 10th के बाद कोई ऐसा फील्ड सेलेक्ट करे जिससे एक बार उसका कैरियर थोड़ा सा सिक्योर हो जाए। ये एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, आप 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। पहले कैरियर को थोड़ा सा सिक्योर रखें। जैसे अगर हमारे बैचमेट्स की बात करूं तो राजस्थान में है, सिर्फ उन्हीं की अगर बात करें तो लगभग सभी ऐसे हैं जो पहले किसी न किसी सर्विस में या किसी न किसी सेक्टर में थे। एक बार आपका कैरियर सिक्योर हो जाता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। इसके अलावा आपके पास अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फॉल बैक की एक ऑप्शन रह जाती है, सेफ्टी नेट जिसे कहते सेफ्टी हैं। नेट रह जाता है। तो स्टार्टिंग में कैरियर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वो मेडिकल के माध्यम से करें जैसे कि मैंने किया। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो सिविल सर्विस में आते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं। काफ़ी जो
अदर बैकग्राउंड के हैं वो भी पहले कोई ना कोई सर्विस ले चुके होते हैं। तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो फॉर द सेफ्टी ऑफ योर कैरियर। सर एक होता है नॉलेज और एक होता है एप्टीट्यूड, एक इंसान की पर्सनालिटी। तो यूपीएससी जैसी एग्जाम जो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, जैसे आपने कहा कि आप कितने भी टैलेंटेड हो, मतलब आपके पास कितना भी नॉलेज हो, दैट इज नॉट अ श्योरिटी फॉर दिस सिलेक्शन। तो किस टाइप का माइंडसेट होना चाहिए एक इंसान का, किस टाइप का एप्टीट्यूड होना चाहिए लाइफ में इसको क्रैक करने के लिए? कन्विक्शन होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। और आपको लगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मान के एंटर करता कि हाँ भाई मैंने तो पहली बार में 25th रैंक ले ली थी पीएमटी में, तो यहाँ भी पहली बार में कर जाऊंगा, और फिर नहीं होता है, फिर आदमी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाए डिमोरलाइज हो जाता है ना। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, और आप एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके चले कि 2 साल 3 साल 4 साल तक मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, जितना मैं दे सकता हूँ उतने एफर्ट करूँगा। उस केस में मेरा मानना है कि अगर पूरे डेडिकेशन के साथ करते हो तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। जहाँ तक एप्टीट्यूड की बात है, काफ़ी डाइवर्स एग्ज़ाम है। प्रीलिम्स में आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी आते हैं, आपका जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, बेसिक लैंग्वेज की नॉलेज है, इसके अलावा सराउंडिंग्स में जो करंट अफेयर्स की जो घटनाएं हैं वो देखते हैं। फिर आप मेंस में जाओगे तो आपका जो सब्जेक्ट की स्पेशलिटी है वहाँ एक्चुअल में आपके सब्जेक्ट की नॉलेज की टेस्टिंग होती है। देन ऐसे वाला कंपोनेंट है, उसमें आपके जो एक्सप्रेशन की स्किल्स हैं और आपका नॉलेज बेस कितना वाइड है वो टेस्ट होता है। इंटरव्यू में आपकी प्रेजेंटेशन स्किल कैसी है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, कितना ऑनेस्टी के साथ आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हो। तो एग्ज़ाम की डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप तैयारी भी अगर उसी तरीके से करोगे, मेरा मानना है तब सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। अगर आप एक रिसर्चर के माइंड सेट के साथ घुसेंगे, वो सब्जेक्ट की डेप्थ में ही अगर चले जाते जाएंगे, तो हो सकता है कि आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट तो बन जाए, बट सिलेक्शन की गारंटी आपकी उसमें नहीं रहेगी। तो आपके कहने वाला हो कि 360 डिग्री नॉलेज इज मच 360 मोर डिग्री इम्पोर्टेंट। अप्रोच, यस। तो सर काफ़ी टफ है तो मतलब क्योंकि किसी एक फील्ड को स्टडी करना तो फिर भी एक बार डूएबल है, लेकिन करंट अफेयर्स भी जानना, हिस्ट्री भी जानना। जैसा मैंने बताया कि आपको डेप्थ में नहीं जाना, हर सब्जेक्ट की एक जो बेसिक नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए। और आपके जो दो मेंस के सब ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनकी आपके पास एक अप टू सर्टेन लेवल ऑफ डेप्थ की नॉलेज होनी चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस क्या थे सर आपकी लाइफ में? डिस्ट्रैक्शन, मेरा मानना है कि जैसे फर्स्ट टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं इंटरव्यू लेवल तक पहुंच गया था। सेकंड टाइम में सिलेक्शन हो गया था बट चॉइस ऑफ सर्विस नहीं मिली। ओके। तो एक बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो डावाडोल होता है ना आदमी का, उस वजह से कुछ थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ। बट मुझे लगा कि ठीक है, कैरियर ऑप्शन तो है ही साथ में, लगे रहते, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होता तो भी अच्छी बात है। तो कितने भी आप स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो, कभी न कभी कॉन्फिडेंस आदमी का और उस हिल जाता है। उस डिस्ट्रैक्शन से, जैसे आपने कहा कि भी सेकंड टाइम में सिलेक्शन हो गया लेकिन डिजायर्ड ब्रांच नहीं मिली, तो वो जो एक लालच है कि यार शायद मैं ले लूँ शायद नहीं लूँ, या ये अभी मिला है शायद ये भी ना मिले, उसको उससे लड़ने की करेज कहाँ से आती है इंसान में, या आपने कहाँ से वो गैदर किया कि नहीं यार मैं कर लूंगा इस? तो कैरियर बैकिंग जैसा मैंने बताया ना, जैसे सेकंड टाइम में मेरे को जो सर्विस मिली थी, मुझे लगा कि इससे ज़्यादा बेटर तो मैं, मेरा प्रेजेंट स्टेटस है, IRSIT आई थिंक थर्ड टाइम में था। नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है हम्म। एग्जैक्ट। तो मुझे लगा मेडिकल फील्ड ज़्यादा ठीक है, तो इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। थर्ड टाइम में आई गोट IRS इनकम टैक्स। उस केस में मेंस एग्ज़ाम देने के बाद ज्वाइन कर लिया था, और ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही इंटरव्यू हो गया था। इंटरव्यू के बाद फिर फाइनली IAS मिल गई। तो आपका कैरियर का जो बैकअप है वो किस लेवल का है, आई थिंक वो काफ़ी हद तक
डिसाइड करता है कि आप कितने तो जो कॉन्फिडेंटली आप उसके लिए। हाँ अप्रोच आप कैसे रखते हो। सर तो वो मोमेंट याद है जिस दिन आपका रिजल्ट आया है, आपको सिलेक्शन की वो लिस्ट में आपका नाम आया, वो मोमेंट कैसा था? और उस टाइम हम लोग एनएडीटी में थे, नागपुर नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जहाँ तक मेरे को ध्यान है रिजल्ट आया उस समय तो मैं सो रहा था। हमारी एकेडमी में काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ था एक साथ ही। तो दो तीन भाई लोग आए, उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारा भी हो गया। फिर उसके बाद तब तक शाम हो गई थी। ऐसे दोस्तों के साथ जो पार्टी होती है पहले घर फ़ोन किया, शादी हो गई थी तब तक मेरी वाइफ को फ़ोन किया, पेरेंट्स को फ़ोन किया, उसके बाद दोस्तों के साथ पार्टी की। और घर वालों का क्या रिएक्शन था सर जब आपकी इतनी लाइफ लॉन्ग जो तपस्या रही मेडिकल, और हर स्टेज पे उन्होंने आपको जीतते हुए देखा हर बार, जैसे आपने बताया फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 25, और जब ठीक है डीएम आप बने, फोर्थ आईएएस क्रैक किया, फोर्थ अटेम्प्ट में किया, लेकिन वो घर वालों की भी एक तपस्या रही होगी आपके साथ में। तो जब वो फोर्थ टाइम आपने क्रैक किया तब उनका रिएक्शन कैसा था? क्या इमोशनल कुछ? मेरे फादर को मैंने फ़ोन किया, फोर्थ टाइम का जो इंटरव्यू और मेंस के बीच में मेरी शादी हो गई थी, अच्छा। है ना। फादर को फ़ोन किया तो उनका ये कहना था कि अभी तक तुम्हारे साथ लक का फैक्टर नहीं था। लेडी लक। लेडी लक। तो इससे पहले जो 3 इंटरव्यू दिए मेरे मार्क्स काफ़ी कम थे। एक बार 110, एक बार 115 थे, एक बार 140। इस फोर्थ वाले इंटरव्यू में आई थिंक 170 प्लस आए थे। तो उनका तो पहला रिएक्शन यही था। तो एक और अंकल है जान पहचान के, उन्होंने भी यही कहा कि बेटा तुम्हारे, मैंने पहले कहा था कि तुम्हारे जो लेडी लक की कमी है, इस बार मेंस तक तो तुम अपनी मेहनत से निकाल लेते थे, इस बार वो लक फैक्टर भी तुम्हारे साथ था। तो फर्स्ट रिएक्शन फादर का ये था। तो सुन के अच्छा लगा या अंदर से? नहीं नहीं, नहीं अच्छी बात है, क्योंकि अगर सिर्फ मेहनत की बात होती तो फर्स्ट टाइम ही इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते। कहीं ना कहीं आपका जो पहला क्वेश्चन था कि इस एग्ज़ाम में लक की कितनी ज़रूरत पड़ती है, कितनी इंपॉर्टेंस है, तो तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी ज़रूरी है। सर तो क्रैक कर लिया आपने और वही पुराना है ना, इंद्रजीत जी का सपना पुराना के डीसी का बंगला, डीसी की गाड़ी, रियलिटी चेक कब मिला आपको? रियलिटी चेक जब पहली फील्ड पोस्टिंग मिली एज एसडीएम नागौर क्यों सर? में, खींवसर सब डिवीजन में मिली थी। तो आप वीडियो में और मूवीज में देखते हैं बड़ा घर और ये सब, वो एसडीएम लेवल पे वो उतनी सब चीज़ें नहीं रहती। घर भी नॉर्मल साइज़ का है, बोलेरो गाड़ी आपको मिलती है। वो जो पर्टिकुलर सब डिवीज़न था थोड़ा सा रूरल सेटअप का सब डिवीज़न था, तो मार्केट भी बड़ा छोटा सा था। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ से कंपेयर करके बताऊँ, आप बागीडोरा गए होंगे, बागीडोरा टाइप का मार्केट था। बागीडोरा जैसे ही सेटअप का सब डिवीज़न था। तो तब लगा कि भाई जो ओरा दिखाया जाता है और पैरा फ्रेंडली दिखाया जाता है, दैट इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द सर्विस। एक्चुअल में जो आपको करना है, एक्चुअल जो एक्सपीरियंस ये सर्विस देती है, जहां आप कभी जाने की सोचोगे भी नहीं, उस ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ ये जाने का आपको मौका देती है। और इतने डाइवर्स फील्ड में काम करने का जो एक्सपीरियंस देती है, आई थिंक फर्स्ट रियलाइजेशन 2017। सर वो कहते हैं ना बचपन में बच्चे को समझाया जाता है कि बेटा 10th पास कर लो फिर लाइफ में मजे ही मजे, है ना। फिर वो पास करता है, फिर कहता है 12th पास कर लो बेटा लाइफ में मजे ही मजे। फिर कहते हैं बेटा बस कॉलेज पास कर लो फिर लाइफ में मजे ही मजे। ऐसे करते करते शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, फिर अब तो एंड में लोग कहने लगे बेटा एक बार मर जाओ फिर मजे ही मजे। तो इतना टफ एग्जाम क्रैक करने के बाद में भी जब आपको वापस से लगा कि नहीं यार अब तो मैं ग्राउंड में एंटर हुआ हूँ, अब मुझे वापस जीरो से स्टार्ट करके ग्रो करना है यहाँ से, तो वो कैसी फीलिंग होती है? अभी भी मुझे अचीव करना है, अभी मुझे प्रूव करना है, बिकॉज आई थिंक आईएएस इज व्हाट 0.01% ऑफ द पॉपुलेशन या उससे भी कम। आई थिंक 4-5 हज़ार के आसपास होंगे इंडिया में। जी, विच इज लाइक 0.0001, मतलब बहुत ही
मिनिस्क्यूल और रेयर नंबर है। उस स्टेज पे जाके भी अगर इंसान को अपने आप को प्रूव करना पड़े तो कितना। ये जो बहुत ज़्यादा ओरा बना रखा है, मेरा मानना है कि ओवर हाइप चीज़ है। आपका नंबर कम है, आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे काम करने का मौका मिलता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अगर आपने सिर्फ ये सोचा कि हाँ मैं तो एंटर कर गया, ठीक है, आप एक बार एंटर कर गए, आपको निकालना बड़ा मुश्किल है। आपको जो एक क्या बोलते हैं स्टेचुअरी सपोर्ट है, उसकी वजह से इतना इजीली नहीं निकाला जा सकता। आप काम नहीं करोगे तो भी आप कहीं ना कहीं बैठे रहोगे। ठीक है। बट एक जो प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन आना चाहिए वो तभी आएगा जब आप कंटिन्यूस मेहनत करोगे। आप तो किसी फील्ड में चले जाओ, कॉर्पोरेट फील्ड की बात करें, मेरा ब्रदर है कॉर्पोरेट फील्ड में, अभी भी रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई चीज़ पढ़ता है, कोई ना कोई चीज़ सीखता रहता अपग्रेडेशन। है। और मेरे लिए भी उसकी यही एडवाइस रहती है कि अगर अपडेट होना छोड़ दिया तुमने तो तुम एक टिपिकल जो बाबू वाला तमगा लोग देते हैं ना, वही रह जाओगे, बस फाइल घिसते रहोगे, नया काम कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपग्रेडेशन, कंटिन्यूस लर्निंग हर जगह पे इम्पोर्टेंट है। आईएएस में भी उतनी ही इम्पोर्टेंस इस चीज़ की कि आप किसी भी पोस्ट पे हो उसको पूरे से अच्छे से समझो। आप काम क्या करना चाह रहे हो उसकी पूरी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। उस पर्टिकुलर एरिया में हैपनिंग्स क्या हो रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, वो अगर आपको पता होगी तो ही अपना आउटपुट भी अच्छा दे पाओगे। आपका जो मेन काम है पब्लिक सर्विस, उसको भी आप अच्छे से डिलीवर कर पाओगे। सर फर्स्ट टाइम एसडीएम बनने के कितने साल बाद आप फर्स्ट टाइम डीएम बने? नॉर्मली एसडीएम का टाइम पीरियड 1 से 2 साल के बीच रहता है। मैं लगभग 2 साल के आसपास एसडीएम रहा। एसडीएम के बाद सेकंड पोस्टिंग जिला परिषद या म्यूनसिपैलिटी में होती है, जी। तो लगभग 2 साल ही मैं सीओ जिला परिषद रहा। फिर कुछ टाइम तक जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में रहा। जी। 17 सितंबर में एज एसडीएम ज्वाइन कर लिया था और एज डीएम फर्स्ट पोस्टिंग आई थिंक जुलाई 22 में थी, डूंगरपुर। डूंगर। सर मैं डीआईवाई के साथ एक चीज और आपके साथ करना चाहूंगा कि अगर इस नए संभाग का कोई एक्सपर्ट है वो आप हो, क्योंकि यू आर दी ओनली ऑफिशियल जिसने तीनों संभाग के तीनों डिस्ट्रिक्ट को कलेक्टर की तरह रिप्रेजेंट किया है और उसको सर्व किया है। तो मुझे लगता है कि बांसवाड़ा से रिलेटेड पूरी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सबके एक्सपर्ट आप बन गए हो। कैसा लग रहा है सर इस चीज को देख? एक्सपर्ट बनने के लिए तो टाइम चाहिए होता है, हाँ एक्सपीरियंस जरूर हो गया है कुछ पर्टिकुलर लेवल का। डूंगरपुर में तो ज़्यादा टाइम नहीं 4 महीने समथिंग रहा था मैं। प्रतापगढ़ में मोर देन 1 ईयर रहा और यहाँ भी ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है। इससे पहले मैं जिस एरिया में रहा वो वेस्टर्न राजस्थान का ही पार्ट जी। था, जी। नागौर, जोधपुर। राजस्थान ऐसा भी हो सकता है, इतना ग्रीन, इसी इतना इसी बात पे मेरा नेक्स्ट पानी। क्वेश्चन था कि नेक्स्ट जब हम भी जब बाहर कॉलेजेस में पढ़ते हैं या कोई, तो हमसे दोस्त पूछते हैं राजस्थान है तो पानी की कमी होगी, तुम्हारे घरों में तो ऊँट होंगे, है ना, एक इम्प्रेशन स्टीरियोटाइप आ ही जाता है। तो जब आपको पोस्टिंग मिली होगी तब का इम्प्रेशन बांसवाड़ा के लिए और आज 1 साल बाद क्या फर्क है सर? पोस्टिंग इन बांसवाड़ा की बात जी जी, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा या इस संभाग को ही कह लो, सब एक मिलती जुलती जगह ही है। करें, फर्स्ट टाइम मैं आया, मैं डूंगरपुर में आया था। जी। तो उदयपुर से आपका रोड आता है, आप अहमदाबाद वाले रोड पे जी। जाते हो, फिर मोतली मोड़ से होते हुए जी। जैसे ही अहमदाबाद का हाईवे छोड़ के डूंगरपुर की तरफ एंटर किया तो चारों तरफ ग्रीनरी है, फॉरेस्ट एरिया है। तो इससे पहले भारत दर्शन के दौरान हम महाराष्ट्र के किसी एरिया में गए थे, काफी फॉरेस्ट वाला एरिया था। जी। मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो इलाका है बिल्कुल एकदम उस ग्रीन एरिया जैसा है। फिर माही डैम देखा, उधर जाखम डैम देखा, वाटर बॉडीज भी काफ़ी बड़ी बड़ी है। मेरा मानना है कि इस एरिया में पोटेंशियल काफ़ी है, चाहे आप टूरिज्म पोटेंशियल की बात करें, फिर यहाँ के जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर डेवलप करना चाहें तो उस एरिया में भी काफ़ी स्कोप है। तो
डिफरेंट होने की वजह से जो राजस्थान के टूरिज्म में जो वैरायटी है वो वैरायटी में ऐड करता है ये एरिया पूरा। तो सर इम्प्रेशन कुछ चेंज हुआ जब आपने फर्स्ट टाइम बांसवाड़ा के बारे में कोई ओपिनियन सुनी होगी, और अब 1 साल का एक्सपीरियंस के बाद में कोई ओपिनियन कुछ चेंज हुआ है या? ओपिनियन तो आने से पहले की जो ओपिनियन थी उसके बारे में अगर बताऊं तो ये माना जाता है कि बांसवाड़ा बिल्कुल एकदम डिस्टेंट एरिया है, यहाँ पे काइंड ऑफ पनिशमेंट वाला एरिया है, काला पानी जिसे कहते काला हैं। पानी जिसे कहते हैं। बट इस एरिया की अपनी अलग खूबसूरती है, अलग पीस है, यहाँ पे काम करने के अलग चैलेंजेस हैं। उस पॉइंट से मेरे को तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और फॉरेस्ट एरिया में ट्रैकिंग करने का पहले कभी मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, वो हॉबी भी यहाँ पे आने के बाद ही लगी। प्रतापगढ़ में काफ़ी एरिया एक्सप्लोर किया, हालांकि बांसवाड़ा में इतना नहीं किया क्योंकि प्रतापगढ़ में फॉरेस्ट एरिया भी ज़्यादा था। तो एज ए प्लेस ऑफ वर्क, अब ये नहीं कहना चाहूँगा कि मैं कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कह रहा हूँ, एक बार हर आदमी को इस एरिया में काम करना क्या चाहिए। बात है सर। एक क्वेश्चन और है सर आपसे कि हमने देखा है एक फिगर ये कहता है, एक स्टडी ये कहती है कि जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं उसके 80% लोग अनएम्प्लॉयड इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा गवर्नमेंट जॉब क्या अश्योरेंस दे देता है, या ऐसा इतना क्यों लुक्रेटिव है कि हर कोई उसी में काम करना चाह रहा है? और जबकि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हमारी ताकत है। स्पेशली जब आप देख रहे हो बांसवाड़ा में कई इंडस्ट्रीज भी होती हैं, ह्यूमन रिसोर्स की वजह से काफ़ी हमें परेशानी भी होती है, एक स्किल लेबर नहीं मिलता। तो क्यों लोग गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे इतने क्रेजी होते हैं और प्राइवेट जॉब्स को उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते? ऐसा क्या अश्योरेंस मिल जाती है गवर्नमेंट जॉब से? तो सोशल सिनेरियो ही अपना थोड़ा इस टाइप का है। दूसरा, कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी वाला एंगल तो देखो रहता ही है। प्राइवेट एरिया में उस लेवल की जॉब सिक्योरिटी नहीं है जितने की गवर्नमेंट में रहती है। क्या दोनों सेक्टर सर परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है? अगर कोई प्राइवेट जॉब में भी अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, अगर उसकी अच्छी स्किल है, तो मुझे नहीं लगता कि दूध देती गाय को कोई लात मारेगा और उसको निकाल देगा अगर वो परफॉर्मेंस दे रहा है। सेम चीज़ जैसे आपने कहा कि इतनी टफ चीज़ों को क्रैक करने के बाद में भी आप अपनी परफॉर्मेंस से ही सिविल सर्विसेज में भी ग्रो करते हो, तो परफॉर्मेंस तो सर सब जगह है। तो गवर्नमेंट जॉब में ऐसा क्या उनको लगता है जो प्राइवेट जॉब में नहीं है? प्राइवेट जॉब मार्केट डिपेंडेंट हमेशा रहती है। अगर ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है, जॉब के ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, मान लीजिए किसी कारणवश रिसेशन आ जाता है, तो जो ऐसे वर्कर्स मिडिल या लोअर रंग की तरफ हैं उनको कट डाउन करने की हर कॉरपोरेट की टेंडेंसी रहती है। गवर्नमेंट में बस वो वाली सिक्योरिटी है, प्रमोशन नॉर्मली टाइम बाउंड रहते हैं, और ये फिर ओवरऑल अपने सोसाइटी का भी एटमॉस्फेयर बन गया है। थोड़ी सी रिस्क टेकिंग अपनी जो टेंडेंसी है हमेशा कम रहती है, सेफ जोन में हम लोग सेफ ज़्यादा। जोन में प्ले करना चाहते हैं। जी। तो एक फीलिंग होती है ना, एटीट्यूड ऑफ एंटरप्रेन्योर वाला, करेक्ट। थोड़ा सा मेरा मानना है कि आपने भी फील किया होगा, कम रहता है अपना। बट कंट्री की ग्रोथ के लिए, सोसाइटी की ग्रोथ के रिस्क लिए टेकर्स हमें ज़्यादा रिस्क चाहिए। टेकर्स की ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसे आदमी भी ना हो कि प्राइवेट में गए और एज प्राइवेट जॉब होल्डर जाके जुड़ गए और लगे रहे, नहीं, ठीक बात तो है। खुद का नया कुछ कर सके, खुद जॉब क्रिएट कर सके, दूसरों को जॉब दे सके। डेवलप्ड कंट्रीज की अगर बात करेंगे तो मेरा मानना है कि एंटरप्रेन्योर्स की वजह से ही कोई कंट्री डेवलप होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स की वजह से डेवलपमेंट वाले जो एंगल है ना वो कभी भी नहीं आता। गवर्नमेंट सर्वेंट एक सपोर्ट बेस क्रिएट करते हैं, उस बेस के ऊपर काम करना और उसको आगे की तरफ बढ़ाना वो हमेशा आपके प्राइवेट सेक्टर जो एंटरप्रेन्योर्स है वही करते हैं। सर तो डीएम दी आई थिंक डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, ऑल पावरफुल। देसी भाषा में तो डिस्ट्रिक्ट का राजा भी उसे कहा जाता है। उस स्टेज पे जाके भी कभी ऐसी कोई फीलिंग आती है कि यार मैं हेल्पलेस हूँ, या कोई पावरलेस फीलिंग आती है कभी वहाँ पे? अपना कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं है, सब बराबर है। कोई भी ऑल पावरफुल नहीं होता है, हर कोई विद इन लिमिट्स ऑफ लॉ ही काम करता है।
ये वो हेल्पलेसनेस की फीलिंग, जब तक आप विद इन अपनी लिमिट्स काम करते रहेंगे, जो आपको काम दिया है उस काम को ढंग से करेंगे, तो मेरा मानना है कि नहीं आएगी। आप बियॉन्ड द स्कोप अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे, फिर कहेंगे अरे साहब मैं तो कर नहीं पा रहा इसको, तो वो फ्यूटाइल हेल्पलेसनेस है। सुपरस्टिशंस को मानते हो सर कभी? तो लक फैक्टर का बताया मैंने, मानता हूँ उसको। नहीं, कभी कोई इंपॉर्टेंट काम से पहले, जैसे आम आदमी होता है वो एक पर्टिकुलर कलर के कपड़े पहन लेता है या कोई पर्टिकुलर मंदिर जाता है, कभी ऐसी कोई क्रूशियल टास्क से पहले आपने कोई सुपरस्टिशन फॉलो किया कभी? ह्यूमन नेचर है। मंदिर मंदिर तो कल्चर का पार्ट है। एग्जाम देने गए उससे पहले, जैसे सर इस लाइफ में एज अ डीएम, जब वो पर्सनल गेन के लिए नहीं, मतलब जैसे कोई डिसीजन टफ लेना हो, तब ऐसा कोई सुपरस्टिशन लाइफ में फॉलो किया हो? ऐसे रेगुलर वाला तो कुछ नहीं, कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हुई जिसमें एग्जाम से पहले तो मैं हमेशा जाता था। अब तो रेगुलर का पार्ट है कि हर नॉर्मली हर पहले एक दिन दो दिन छोड़ के चला ही जाता हूँ मंदिर। सर इंडिया में जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि यूपीएससी से निकले हुए लोग और डीएम और आईएएस बहुत ही रेयर एंटिटी है, बहुत ही रेयर लोग बनते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे कि सिलेक्टेड लोग हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इंडिया को दो लोग चला रहे हैं, एक सिलेक्टेड लोग और एक इलेक्टेड लोग। क्या लगता है सर, पावर ज्यादा किसमें है? पावर तो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन में है, और जो हमारे इलेक्टेड जनप्रतिनिधि हैं, अल्टीमेटली गवर्नमेंट इलेक्टेड जनप्रतिनिधि ही चलाता है। रूल बनाना, एक्ट बनाना, किस दिशा में काम होगा, क्या पॉलिसीज बनेगी, सेलेक्टेड जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी डायरेक्शंस को फॉलो करने के लिए, उनकी पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। इंडिया जैसा सेटअप सर, जहाँ जो सिलेक्टेड है उन्हें तो बहुत तैयारी करनी पड़ रही है, बहुत पढ़ाई करते हैं वो लोग, एक प्रोसेस से होते हुए बहुत ही छन के और गिने चुने लोग बनते हैं, जबकि इलेक्टेड एंटिटी ऐसी है जो सिर्फ, ये तो मैं नहीं कहूँगा इजी है, लेकिन उसके लिए कोई ऐसी बेसिक एसेज कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। वो कई बार हम देखते हैं कि अनएडुकेटेड लोग भी कहीं ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ शायद उन्हें, अगर कोई सिलेक्शन प्रोसेस होता है या कोई एग्जाम होता है तो शायद नहीं पहुंच पाते उस स्टेज पे जाके। वो लोग जिन्हें शायद सब्जेक्ट का आइडिया नहीं है, कई गवर्नमेंट्स में हमने देखा है कि शिक्षा मंत्री वो बन रहे हैं जिन्हें शायद उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। उस केस में आपको क्या लगता है, क्या वो देश के लिए अच्छी चीज है? और वो लोग डायरेक्शन देते हैं फिर सिलेक्टेड लोगों को? जब संविधान अपना बनाया गया तो बहुत ही सोच समझ के बनाया गया था। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। इलेक्टेड जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, पूरा उसमें मेंशन किया गया था। जहाँ तक बात आप कह रहे हो कि फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन ही इम्पोर्टेंट है, बट एक जो एक्सपीरियंस है वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। काफ़ी ऐसे बड़े लोग हुए हैं जिनकी किसी कारण से फॉर्मल एजुकेशन नहीं हो पाई, बट एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। सपोर्ट करने के लिए हमेशा गवर्नमेंट सर्वेंट होते ही हैं। जी, गाइड करते हैं उनको। जहाँ तक बात है कि इजी, मैं नहीं मानता कि इजी जॉब है। गवर्नमेंट जॉब में तो एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, 60 साल तक, 58 साल, 62, जितना भी आपका टाइम पीरियड है, आप रहोगे उसमें। यहाँ हर 5 साल बाद 5 साल आपको एग्जाम देना पड़ता है। मेरा मानना है कि ज़्यादा डिफिकल्ट जॉब है ये। सर एक चीज और देखी मैंने इंडिया में, और स्पेशली रूरल बैकड्रॉप में, चाहे उसे लैक ऑफ अवेयरनेस कह लीजिए, चाहे उसे एजुकेशन की कमी कहिए, एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर पुलिस से लोगों में डर का ही माहौल है। लोग उन्हें फ्रेंडली नहीं समझते, लोग उन्हें अप्रोचेबल नहीं समझते। इस पॉडकास्ट का हमारा एक और रीज़न ये है कि लोग एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोचेबल समझें, कि देखेंगे यार ये जो लोग हैं ये भी कॉमन थॉट्स रखते हैं, कॉमन लोग ही हमारे बीच के लोग हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में सही टाइम पे सही मेहनत करी, तो उन्होंने एक ऑब्वियसली एक मुकाम हासिल किया जो हम भी कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोचेबल समझें। ये बहुत प्राइम एग्जांपल है, मैं कई बार अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ कि एक किसी एवरेज आदमी को अगर कोतवाली से फ़ोन भी चला जाएगा ना कि भाई साहब आप आके शाम को मिलो, तो वो डर जाएगा।
विदाउट एनी रीजन, उसने कोई गलती भी नहीं करी होगी, और वो क्या करेगा कि किसी मिलने वाले इंसान को जिसको लगता है कि कोतवाली में इसकी थोड़ी बहुत पहचान है, उसको फोन करेगा कि यार शाम को मेरे साथ में चलना। तो क्या हम ये नहीं बुक्स में पढ़ते हैं कि ये सिविल सर्वेंट्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ये हमारे लिए ही बने हैं? तो ये डर का माहौल क्यों है, क्यों हम इन्हें अप्रोचेबल नहीं समझ पाते? कि अपने जो ये सर्विस सेटअप है ये ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है। उस टाइम की रिक्वायरमेंट अलग थी, बट विद डेमोक्रेसी हम सभी का, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, कोई डिपार्टमेंट हो, इनका जो काम है पब्लिक की सर्विस करना है। गुड गवर्नेंस की जब बात होती है तो ये जो कंसेप्शन बना हुआ, परसेप्शन बनी हुई है, इस परसेप्शन को दूर करना ही मेरा मानना है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्क है। किसी गवर्नमेंट ऑफिस में किसी को अप्रोच करना हो, कोतवाली में जाना हो, एसपी ऑफिस में जाना हो, तो आदमी उसी एंगल से जाए जिस एंगल से कस्टमर केयर सेंटर पे जाता है। पब्लिक टैक्स पे कर रही है, वही टैक्स आके गवर्नमेंट सर्वेंट को पे कर रहा है, तो जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई वाला, क्लाइंट वाला रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, ओवर द टाइम ये परसेप्शन दूर भी हो रही है। पहले की अगर बात करें, पहले अप्रोच करना बड़ा मुश्किल होता था। आज की डेट में आप कभी भी जाओ किसी भी ऑफिस में, आप आराम से मिल सकते हो। पर आपकी बात सही है, अभी भी हर आदमी के दिमाग में इतना क्लैरिटी नहीं आई है। तो इसी को लेके कंटिन्यूस गवर्नमेंट जन सुनवाई करती है, जिला स्तर पे भी, ब्लॉक लेवल पे, देन पंचायत लेवल पे। तो ओवर द टाइम कंटिन्यूस एफर्ट होते रहेंगे तो मेरा मानना है कि जो ये रिलेशनशिप है और ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। गवर्नमेंट, जब हम गवर्नमेंट एफिशिएंसी और गवर्नमेंट मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो करप्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और कई स्टडीज ये भी कहती है कि करप्शन इज द ग्रीस ऑफ द इकोनॉमी। अगर करप्शन ना हो तो इकोनॉमी मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकती। डू यू एग्री विद दैट सर? ये करप्शन एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इसको कोई बहुत अच्छे अच्छे नाम देने से ऑफेंस की श्रेणी से हट नहीं जाएगा। जी। और सर, इंडिया के बैकड्रॉप में जहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जैसे कोई एडवोकेट होगा तो अपने नाम के आगे एडी करके बोलेगा, डॉक्टर होगा तो डीआर आगे लगाएगा, और जैसे जैसे हम देख रहे हैं अभी गवर्नमेंट धीरे धीरे स्किल्स की तरफ बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही है लोगों को। तो क्या लगता है सर, ये बैलेंस कभी शिफ्ट हो पाएगा? लोग स्किल को इतना रिस्पेक्ट दे पाएंगे जितना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आज तक देते हैं? इंजीनियरिंग करते लोग उसके लिए, आप देख ही रहे आईआईटीज पे जाने के लिए कितना क्रेज रहता है लोगों में। ठीक है, ओवर द टाइम जो पहले लोग आर्ट्स में जाते थे, शिफ्ट होते होते इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं। मेडिकल है, मेडिकल भी स्किल है, तो ये शिफ्ट तो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, और अभी जो गवर्नमेंट का फोकस है और ज़्यादा स्किल के ऊपर है। बट ये सब सर वही ग्लोरीफाइड टाइटल्स हो गए ना, जैसे डॉक्टर, सीए, इंजीनियरिंग। ये जो ग्लोरीफाइड टाइटल्स जो सालों से चले आते हैं, जो पेरेंट्स बहुत इजी ऑप्शन कहते हैं कि भाई ये तो शॉर्ट तरीका है ही, अगर ये कर लिया तो लाइफ सेफ्टी नेट में तो आ ही जाएगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि रूरल बैकड्रॉप में जो स्किलफुल लोग हैं, आई मीन मैं तो ये भी कहूँगा कि एक डॉक्टर है, अगर उसका ट्रीटमेंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप डॉक्टर चेंज कर सकते हो। आप उसका दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन नेक्स्ट डॉक्टर को दिखा सकते हो कि साहब ये दवाई दी थी और इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो शायद वो नेक्स्ट ट्रीटमेंट दे दें। लेकिन अगर आपके घर में किसी इलेक्ट्रिशियन ने काम किया है और कोई फॉल्ट आता है तो आपको उसी इलेक्ट्रिशियन को ढूंढ के वापस लाना है, उसी के हाथाजोड़ी करनी है, भले वो भले 4 दिन बाद आऊंगा तो आपको वेट भी करना है, क्योंकि अगला आएगा तो थोड़ा फोड़ी करेगा। तो क्या एज अ स्किल वो इलेक्ट्रिशियन की स्किल डॉक्टर से ऊपर नहीं होगी? तो स्किल इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी कि स्किल इज वेरी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, और अब क्योंकि सब लोग ग्लोरीफाइड जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं तो स्किल्ड वाले लोग कम हो गए और उनकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई है। और जो एग्जाम्पल आपने दिया, बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया। प्लम्बर ढूंढना पड़ता है, इलेक्ट्रिशियन ढूंढना पड़ता है, बड़ा डिफिकल्ट काम है। हालांकि आपके मेट्रो सिटीज़ में तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोग मिलने लग गए, बट ग्रामीण एरिया में अभी भी कहीं ना कहीं स्किल की शॉर्टेज है। इसीलिए गवर्नमेंट का जो एफर्ट है स्किल डेवलपमेंट में, चाहे स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से हो, आईटीआईज हैं, अपनी पॉलिटेक्निक्स हैं, तो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है।
और ये जो जॉब्स है स्किल वाली, इनसे जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उससे भी काफ़ी हद तक दूर जाया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई स्किल्ड आदमी जाता है, वेज उसको ज़्यादा बेटर मिलती है। तो बात सही है आपकी, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर अभी जो फोकस है उसको और थोड़ा सा रिफाइन करने की आवश्यकता है। बांसवाड़ा टूरिज्म कितना डुएबल है, या फिर सिर्फ हम उसके पीछे मतलब कर रहे हैं, लेकिन कितनी रियलिटी सर, कैसे उसको अचीव कर पाएंगे और किस लेवल पे एफर्ट चाहिए? क्या एडमिनिस्ट्रेशन ही सब कुछ कर लेगा, या लोकल लेवल पे लोगों को भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए? टूरिज्म कंबाइंड एफर्ट से डेवलप होता है। जब तक लोकल पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होती तब तक ना तो टूरिस्ट आते, और आते भी हैं तो उतना अच्छा एक्सपीरियंस लेके नहीं जाते। क्योंकि हर कोई कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन टूरिज्म के लिए कुछ नहीं कर रहा, एडमिनिस्ट्रेशन टूरिज्म के लिए कुछ नहीं कर रहा, सरकार कुछ नहीं कर रही। तो आप, आपकी नॉलेज से एक लोकल बॉडी या लोकल सिटीजन्स को ऐसा क्या एफर्ट्स लेने चाहिए, जो उनका पार्ट क्या है इस टूरिज्म को प्रमोट करने में? कंबाइंड एफर्ट जैसा मैंने बताया, जैसे अभी एक कोई नई स्कीम आई है, ट्राइबल होम स्टे का कॉन्सेप्ट आया है कि अगर कोई ऐसा अपना देखने लायक जगह है, वहाँ पे होम स्टे अगर डेवलप की जाए, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट का प्रावधान है। इसको लेके काफ़ी लोगों से यहाँ चर्चा हुई है, लोगों ने इंटरेस्ट भी शो किया है। तो दोनों तरफ से अगर एफर्ट होंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी पब्लिक तक जाएगी, पब्लिक उसमें इंटरेस्ट लेगी, तब जाके डेवलपमेंट रहेगा इसका। सर, तो इस स्टेज पे अपने आप को अपग्रेड करने के लिए क्या हॉबीज फॉलो करते हो आप, या क्या रूटीन है आपका? बुक रीडिंग तो मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूँ। बाकी अभी बैडमिंटन खेल लिया। किस टाइप का जॉनरा आप पढ़ना पसंद करते हो रीडिंग में? नॉर्मली नॉन फिक्शनल वाली प्रेफर करता हूँ। लेटेस्ट रीड जो भी आप कुछ पढ़ रहे हो? अभी तो जैक लंदन के नॉवेल्स पढ़ रहा हूँ। ओके। काफ़ी पुराने राइटर हैं और अच्छे राइटर हैं। और क्या हॉबीज रखते हैं सर अपने आप को प्रेशर से रिलीव करने के लिए? कोई ऐसी हॉबी? म्यूजिक का शौक है सर आपको? हाँ, म्यूजिक सुन लेते हैं। किस टाइप का म्यूजिक सुनते हैं? म्यूजिक नॉर्मली पुराने टाइम का सुनता हूँ मैं, 60s 70s उस टाइम। बाकी बैडमिंटन शाम को खेलने चले जाते हैं, काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, देखा ही होगा आपने। बांसवाड़ा की कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी लगती है? फॉरेस्ट एरिया मेरे को बड़ा पसंद है। तो चाचा कोटा की तरफ ड्राइव करने जाना, सबसे कॉमन घूमने का जो स्पॉट। प्लेस है वही है मेरा। और ऐसी कोई जगह जो सजेशन हो आपका बांसवाड़ा को के लोगों को कि इस जगह इम्प्रूवमेंट की बहुत स्कोप है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है? इम्प्रूवमेंट इन द सेंस किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हो, पर्टिकुलर सेक्टर की बात कर रहे हो? जस्ट कैजुअल ऑन टॉप ऑफ माई हेड ये क्वेश्चन आया तो मैंने पूछ लिया आपसे। इम्प्रूवमेंट में तो ये है कि थोड़ा सा अपने को, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, इसमें थोड़ा सा प्रोफेशनल होना पड़ेगा। बहुत हमारे पास में उदयपुर है जहाँ से हम इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो क्या लगता है सर आपको, ऐसा क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे उदयपुर का टूरिज्म भी यहाँ पे वो हो पाए? तो कुछ अलग से देना पड़ेगा लोगों को। होटल में अगर किसी को रुकना हो तो उदयपुर ही रुक जाएगा। यहाँ पे जो डिफरेंट चीज़ है, लोकल कल्चर है यहाँ की, एडवेंचर है, साइकिलिंग कर सकता है आदमी, बोटिंग कर सकता है, सेलिंग कर सकता है। जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, इको टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, वो वाली फील अगर दोगे तभी आदमी आएगा। अभी कुछ सालों से सर बांसवाड़ा ने ऑब्जर्व किया है कि एक कलेक्टर और एसपी की जोड़ी बनती जा रही है। लास्ट 2-3 बार से ऐसा हुआ है कि जो डुओ डायनामिक जो है वो बहुत अच्छे से निकल के आती है। और आपको भी मैंने कई बार देखा है एसपी सर के साथ में, आपका मोस्टली टाइम रहता है जब फ्री टाइम आपका होता है। तो वो बॉन्डिंग कैसी रहती है? वो प्रोफेशनल रहती है, पर्सनल भी होती है, कैसा रहता है सर? नॉन ऑफिशियल टाइम में तो पर्सनल बॉन्डिंग ही रहती है। और मैं और अभी करंट एसपी साहब पहले से जानते हैं एक दूसरे को, तो थोड़ा सा और अच्छी बॉन्डिंग है। बाकी इन जनरल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिशियल्स की बॉन्डिंग अच्छी रहे तो काम भी ठीक रहता है। अल्टीमेटली जो बेनिफिट है, जो हमारा पब्लिक को ड्यूटी है benefit। टुवर्ड्स पब्लिक, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाता है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है सर, अगर आप
किसी को पहले से जानते हुए आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, तो कई बार एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये सिचुएशन है तो एसपी साहब अच्छे से डील कर लेंगे। कम्युनिकेशन बेटर रहता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी छोटी सी चीज़ होती है तो आपस में कम्युनिकेट हो जाती है। और कई बार ऐसी चीज़ होती है कि जिसको रूटीन में हो सकता है कम्युनिकेट आदमी ना ही करे, बट एक पर्सनल बॉन्डिंग होने की वजह से बात बात में कि हाँ हाँ वहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, तो दोनों के नॉलेज में रहता है, तो सिचुएशन को बिगड़ने से पहले ही कंट्रोल करना थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है। सर मुझे लगता है काफ़ी सारे पॉडकास्ट करने पड़ेंगे क्योंकि कॉन्वर्सेशन बहुत लंबी होती जा रही है, और आप लोग तो चलते फिरते न्यूज़ का और सॉरी नॉलेज का पिटारा हो, तो ज़रूर हम आपके साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे। डेफिनेटली। आज बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के। थैंक यू सो मच सर। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके।